आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की मंगलमय कल्याणकारी जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे ले जाऊंगा। स्पष्टता मुक्ति का द्वार, अस्पष्टता दीवार बंधन की। अस्पष्टता मन का लक्षण, कंफ्यूजन इज द नेचर ऑफ माइंड। स्पष्टता, क्लैरिटी इज द नेचर ऑफ सोल, आत्मा। जैसे जैसे हमारे भीतर आत्मा, अवकाश मुक्त होता जाता है विचारों से, भावों से, आप जीवन में स्पष्टता का अनुभव करते जाओगे। आपका जीवन स्पष्ट होता जाएगा। मैं तो इतने तक आपको कहता हूं कि इस तरह से जियो कि जिस बात में आप अस्पष्ट हो वो आप नहीं हो। अस्पष्ट मन अस्पष्ट है और मन उधार है। मन संचय है विचारों का। मन से आप स्पष्ट करवाओ कि इन बातों में अभी मैं अस्पष्ट हूं। जिस पे आपको लगता है कि मैं स्पष्ट हूं, जहां आप स्पष्ट हो, पूरे दिन में जो अभ्यास करो आप, जहां आपके पास स्पष्टता है, आप समझो आत्मा के क्षेत्र में हो। जहां आपके पास कंफ्यूजन है कि ये करूं कि ना करूं, ये चल रहा है, तब तक आप समझो कि अभी आपका मन का क्षेत्र है। जैसे आत्मा प्रकट हो जाती है, तुरंत निर्णय आ जाता है कि ये मुझे करना है। जब मैं नखत्राणा से सर्विस, मुझे पता ही चल गया कि नहीं, अब मैं शिक्षक नहीं रह सकता, गवर्नमेंट शिक्षक होने के लिए मेरा जीवन नहीं, तो मैं स्पष्ट ही हो गया कि नहीं, मुझे छोड़ ही देना है। और छोड़ ही दी मैंने। ये बात मुझसे जो बड़ा भाई था उसे पता था। मैंने उसे बताया तो उसने कहा कि अगर तू छोड़ ही रहा है, मैंने कहा उसे कि मैं किसी पर आधारित नहीं रहना चाहता, मैं निकल ही जाऊंगा, अब मुझे जो सांसारिक व्यवस्था है उसमें नहीं रहना है, मैं छोड़ ही दूंगा। उसने कहा कि नहीं, अगर तू जा ही रहा है तो तू एक बार ऐसा कर। हम दोनों, वो गांधीनगर था तब, विधानसभा में ट्रांसलेटर था, उसकी अभी नई नई जॉब ही चालू हुई थी। उसने कहा चल तू मेरे साथ रह जा, हम दोनों साथ रहे। और सच में तो हम भाई से ज्यादा मित्र थे। तो मैंने कहा ये बात ठीक है। उस समय की मैं बात कहता हूं, अपने भीतर की। उस समय मैं देखता था तो मेरे भीतर इतना था कि समझ लो कि मैं कहीं भी रह गया, प्रेम से कोई रहता है मेरे साथ तो उसके साथ मैं रहने को तैयार था। लेकिन अब कोई किसी पर बोझ बनकर या जबरदस्ती से मैं रहना नहीं चाहता था। तो भीतर से एक बात स्पष्ट थी मेरे लिए। अब तब जो मेरे भीतर जो स्पष्ट होता था, मैं कहूं, इसमें ऐसी बात थी कि अभी मैं ऐसा फील करता था भीतर से कि अभी मेरा मां और भाई के साथ अभी रहना जरूरी है। मैंने ऐसा कुछ पाया है कि जो अगर हम साथ रहे तो मैं उसे बांट भी सकता हूं। इस तरह से एक भाव मेरा ये था। दूसरा था कि अभी मैं रहूं तो मैं शिक्षण का जो मेरा अपना रिसर्च वर्क था, बिना यूनिवर्सिटी का, तो मेरा जो अपना संशोधन कार्य था शिक्षण का, बच्चों की परीक्षा के ऊपर या किस तरह से मार्क बढ़ाया जाए परीक्षा में, वो ही मेरा प्रिय विषय था। जो मैं पढ़ा उसमें मेरा सबसे इंटरेस्टिंग विषय था, क्योंकि मैं भीतर से टीचर था। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगे कि परीक्षा हो, उसमें मार्क बढ़े घटे। मैं जब विद्यार्थी था तो मेरे बड़े भैया थे, वो आचार्य थे, मेरी भाभी थी, वो भी शिक्षिका थी। तो जब परीक्षा आती थी तो पेपर्स
मुझे भी देती थी कि आप ये इतने ऑब्जेक्टिव चेक कर दो, मार्क लिखो। मुझे बहुत अच्छा लगता था, जैसे मैं कुछ जानता हूँ, 5 में से 4 या सारा गलत या सारा राइट, ऐसा करने का बहुत, रेड पेन से पेपर चेक करना मुझे इतना अच्छा लगता था। स्कूल में भी मुझे बहुत, जो शिक्षिकाएं थी वो मुझे कहती थी कि तू इतना पेपर हमारा चेक कर दे, मैं तुरंत कर देता था। उनके सारे जो पेपर थे ऑब्जेक्टिव वर्क तो मैं चेक कर ही देता था। ऐसा जो भी मुझे दिया जाए, मुझे पेपर वर्किंग बहुत अच्छा लगता था और मैंने उसमें काम भी बहुत किया था अपने ऊपर भी। सारी परीक्षाओं में, कॉलेज तक की सारी परीक्षाओं में बहुत सा काम, चढ़ाव उतराव, पूरा का पूरा अनुभव, तो मुझे उसमें भी वर्क करने की अभी इच्छा थी। एक मेरा बहुत भीतर में देखता था, बहुत थोड़ा लेकिन भाव था। वो भाव ऐसा था, मुझे भीतर से ऐसा था कि ये ऑफिसर होता क्या है। और मैंने इतनी मकान की तकलीफ झेली थी, मकान की तकलीफ, कि मुझे ऐसा था कि जब मैं रहता था एज अ टीचर, शिक्षक था मैं जब गांव में और नखत्राणा में, मुझे बहुत तकलीफ पड़ी। तब लोगों से जो बात होती थी तो वो कहते ऑफिसर को इस तरह से क्वार्टर मिल जाता है। वहां भी जो मामलतदार थे, क्लास 2 ऑफिसर थे, उसके क्वार्टर बहुत बड़े अच्छे क्वार्टर थे। तो मुझे भीतर से ऐसा था कि अगर ऐसे क्वार्टर मिल जाए तो मेरा काम कितना अच्छा हो जाए, जो मैं काम करना चाहता हूं। मैं देखता था कि भीतर से अभी ये भाव है। अब उससे पहले एक घटना ऐसी बनी थी कि मेरा भाई मुझे ऐसा कहता था कि तू ऑफिसर हो सकता है। मुझे लगे मैं ऑफिसर किस तरह से हो सकता हूं। मैंने तो कभी न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं, कौन बड़ा प्रधान है, कौन प्रधानमंत्री है, मुझे कुछ पता नहीं। फिर भी उसने कहा तू हो सकता है, और ऐसा हुआ। आगे भी मैंने ये वर्णन कर दिया है। मैं पहली जो टेस्ट थी ऑफिसर की, उसमें मैं पास हो गया था। अभी दूसरी टेस्ट बाकी थी उसकी, जिसमें 2 पेपर्स आते हैं। अब घटना कैसी बनती है, जीवन की छोटी छोटी घटना, इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारे रहस्य है। कोई भी घटना ऐसे नहीं बनती। जैसे जैसे आप जीवन की गहराई में जाओगे, मैं आपको एक प्रयोग करवाऊंगा कि आज के दिन आपको कौन मिलेगा, कौन यहां नया आएगा, कौन यहां से जाएगा, क्या इंसिडेंस होगा, किस तरह से भविष्य को देखा जाता है, उसकी मैं एक विधि भी करवाऊंगा आप लोगों को। तो इस तरह से जो छोटे छोटे इंसिडेंस है, हाथ से जाने नहीं देना है। मैं इसके साथ संबंधित एक इंसिडेंस को, इसमें ऐसा था, मेरा भाई जब आया और उसने कहा कि आप पास हो गए हो, दूसरे 2 पेपर के लिए तैयार करना है। उसमें जो मेरे लिए ऑप्शन थे वो ऐसे थे कि मैंने जो पेपर लिया, एक लिया माइक्रोबायोलॉजी क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था, और दूसरा हम 2 भाइयों ने ले लिया जियोग्राफी। साथ में ही हम तैयारी करते थे। अब ऐसा हुआ कि जब वो निकल गया अहमदाबाद जाने के लिए, मैं भुज था, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं जियोग्राफी से ज्यादा बॉटनी में बहुत सारा वर्क कर सारा अच्छा काम कर सकता हूं, क्योंकि मैं बीएससी में, मेरा बॉटनी जूलॉजी से भी मेरा संपर्क था और उसमें मेरी मास्टरी थी दोनों सब्जेक्ट में। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं बॉटनी ले लूं, वनस्पति शास्त्र सब्जेक्ट में, तो मैं अच्छा वर्क कर सकता हूं। उस वक्त मेरे बहन की जो फ्रेंड थी वो जा रही थी अहमदाबाद, वो पहचान वाली थी। तो मैंने उससे कहा कि आप जरा इतना मेरे भैया को मैसेज दे देना कि मैं जियोग्राफी नहीं, मैं बॉटनी सब्जेक्ट रखना चाहता हूं। लेकिन वो उधर गई तो वो भूल गई। उसने कहा भैया बॉटनी नहीं, जियोग्राफी रखना चाहता है। तो मेरा भाई भी उससे तो कहा कि हाँ, ये तो हमने नक्की किया ही है कि जियोग्राफी, तो इसमें क्या। तो उसने तो जियोग्राफी, मेरा फॉर्म सारा उसने, सही भी मेरी उसने ही की, मेरे भैया ने, क्योंकि अब मुझे सरकार से लेना देना नहीं, कोई पगला ले तो भी वांधो नहीं, सही दोनों उसने ही की थी। तो उसने तो मेरा फॉर्म भर दिया उसमें जियोग्राफी। जब मैं अहमदाबाद पहुंचा तो 1 महीना बाकी था परीक्षा का, और मैं तो सारी बॉटनी की सामग्री लेके गया। मैंने बॉटनी पर वर्क किया, बॉटनी। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा भैया ने से मेरी बात हुई। उसने कहा कि तुम्हारा सब्जेक्ट तो तुमने जियोग्राफी कहा था, तो मैंने तो जियोग्राफी फॉर्म में रख दिया है। मैंने कहा चलो ठीक बात है। मैं उसी वक्त समझ गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं भीतर से आपको कहूं कि भीतर का जो जगत था, एक भी ऐसा कंपन नहीं आया कि अब मैं नहीं हो सकूंगा तो ऑफिसर, अब मैं ये कोर्स पूरा नहीं कर सकूंगा, क्योंकि क्लास 1 2 की जो परीक्षा होती है इसमें सिलेबस भी बहुत लंबा होता है वर्किंग का, और ये तो दूसरा पार्ट था। लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं आया। मैंने कहा चलो जियोग्राफी भी मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैंने उसी दिन से शुरू कर दिया, जियोग्राफी का वर्किंग शुरू कर दिया।
इसके साथ मैं जो भीतर एक देखता था बहुत अंदर अंदर, वो ऐसी बात थी। मैं ऐसा सोचता था, मैं ऐसा देखना चाहता था अपने भीतर कि क्यों तुझे मकान चाहिए। तो आपको एक आश्चर्य भी होगा, मैं अंदर से इंटीरियर डेकोरेटर भी था। जब मैं अपने भीतर दर्शन करता था तो मुझे मकान, मुझे सजाने में भी बहुत इंटरेस्ट आता था कि चलो इस तरह का रूम है तो किस तरह से उससे सजाना है, कहां कुर्सी रखनी है। मैं जब इंटीरियर डेकोरेटर का कोर्स देखता था तो मुझे हंसी आती थी, मैं बहुत उड़ाता था। मेरे जो फ्रेंड्स जाते थे इंटीरियर डेकोरेशन, मैं कहता था उससे कि कुर्सी कहां रखनी है घर में, कहां टेबल रखना है, उसके लिए तुम 5-5, 10, 7-7 साल के कोर्स ज्वाइन करते हो। अरे ऑफिस कैसे रखनी है, कहां ज्यादा प्रकाश आएगा तो कंप्यूटर कहां रखना है, कहां टेबल रखना है, किस तरह से, कहां दरवाजा रखना है, ये तो अंदर से पता चलता है। इसके लिए थोड़ा कोर्स करना पड़ता है। मैं बहुत उड़ाता था उन लोगों की, लेकिन मुझे भी भीतर से बहुत रस था कि अगर मुझे मकान, और जो भी मुझे मिलता था, जैसा भी मकान मिलता था, उसको मैं ठीक से रखने की, सजाने की बहुत कोशिश करता था। जैसा भी मकान हो, उसके आसपास की स्वच्छता, भीतर की स्वच्छता, व्यवस्थितता, उस पर भी ध्यान देता था। अब कैसा हुआ, जब ये 2 पेपर्स में तैयार करके परीक्षा देने गया। अब कई बार कैसा होता है कि मैं ऐसा कहता हूं कि तुम्हारी जो मेहनत है, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि तुमने कोई भी विषय में, कोई भी तुम्हारा जो क्षेत्र है उसमें तुमने अगर दिल से मेहनत की है, उसका फल आज नहीं तो कल मिल ही जाता है। एक ऐसी घटना थी कि जब मैं बीएससी में था तो मेरा सब्जेक्ट तैयार करने की ऐसी मेथड थी कि कोई भी चैप्टर हो, उसके मेन पॉइंट हो, मेन पॉइंट समझ लो कि बहुत लंबा लंबा चैप्टर होता था, 40 पेज का एक चैप्टर हो, तो उसके जो मेन पॉइंट हो, वो पूरे के पूरे मेन पॉइंट, या टेब्यूलेशन हो या फिगर हो, मैं पूरा चैप्टर का वो मुझे समझ में आए कि ना आए उतना मैं तैयार कर लेता था। और जो भी मैंने काम किया बीएससी में, मैं इसी मेरी आदत से, जिसमें मेरे हाई रैंक आए वो भी इसी से आए कि पूरा चैप्टर मुझे कुछ पता ना हो, कि उस चैप्टर में आप डीप से मुझे पूछो, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जो उसका हेडलाइन होती है, उसकी हेडिंग होता है पूरा चैप्टर का हेडिंग में कर लूं तैयार, कि इसमें 1 2 3 4 समझ लो कि उसमें 50 है तो मुझे पता होता है कि 1 2 3 4 इस तरह से उसकी मेन हेडिंग 50 है, इसमें इतने टेब्यूलेशन है, इसमें इतने डायग्राम है। तो मैं इसी आधार से, मैंने कई ऐसे डिफिकल्ट पेपर थे जिसमें मैं हाईएस्ट भी आया था। लेकिन बीएससी में क्या हुआ, मैं माइक्रो में मेरे अच्छे मार्क्स ना आए, नहीं तो मैं टॉपर हो सकता था, 1 2 3 रैंक में आ सकता था यूनिवर्सिटी में। लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ कि मेरी जो ये मेथड थी वो माइक्रोबायोलॉजी में काम ना आई, इसलिए मेरे माइक्रो में मार्क बीएससी में अच्छे नहीं आए। लेकिन जब इसमें मैंने फॉर्म में माइक्रोबायोलॉजी रखा, और माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स एकदम लंबा, तो मैंने सारे चैप्टर तैयार किए वो इस तरह से, क्योंकि महीना ही बचा था, उसमें ही करना था काम। मैंने कहा चलो परीक्षा तो मेरा सब्जेक्ट ही है, उस पर तो मैंने बहुत काम किया था आगे भी मेरे ऊपर। तो मैंने कहा चलो ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे थे कि ज्योग्राफी भी महीने में तैयार करना था, माइक्रो भी महीने में तैयार करना, तो मैंने इसी तरह से तैयारी की माइक्रो की। अब क्या हुआ पेपर में, उस समय जब पेपर आया, मेरे साथ गोल्ड मेडलिस्ट बड़ौदा के स्टूडेंट, एमएससी वाले स्टूडेंट भी मेरे साथ थे। माइक्रो में बहुत कम थे वैसे स्टूडेंट, 20-25 स्टूडेंट होंगे हम एक क्लास में, उतने स्टूडेंट थे गुजरात राज्य से। जब पेपर आया, पेपर खाली इतना, उसमें 5 क्वेश्चन, नो ऑप्शन। 5 क्वेश्चन कैसे, एक चैप्टर का एक क्वेश्चन अगर आपने पूरा चैप्टर तैयार किया है तो ही आप क्वेश्चन लिख सकते हो। ऐसे 5 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ऐसा 5 क्वेश्चन। मेरे हाथ में पेपर आया तो मैं तो एकदम, खाली मैंने पेपर देखा, सारे कंफ्यूज हो गए। जितने और स्टूडेंट थे, मेरे साथ गोल्ड मेडल स्टूडेंट थे, बाद में मुझे पता चला, वो लोग कंफ्यूज हो गए एकदम कि अब लिखे क्या इसमें। और मेरी तैयारी थी कि चैप्टर तैयार करने की, कि जो मैं बीएससी में नहीं हो पाया था सफल, तो मैं ऑफिसर लेवल में मैं देखता हूं तो मेरे सामने मुझे एकदम आश्चर्य लगे कि जैसे मैंने खुद ने पेपर निकाला हो
इस तरह से 5 क्वेश्चन और पूरा चैप्टर जिसने तैयार किया हो वो ही अटेम्प्ट कर सके। और ऐसा ही हुआ कि मेरा ऐसा हुआ कि माइक्रो में मैं जब पेपर लिखने बैठा तो 3 घंटे हुए, मुझे आता ही जाए पेपर में, आता ही जाए कि क्या लिखूं क्या न लिखूं। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने उतार दिया उसमें, और उसमें गुजरात में मेरा फर्स्ट रैंक माइक्रो में 75 मार्क्स मुझे दिया गया गुजरात राज्य में। अब क्या होता है मैं तुम्हें एक बात को, मेरा उस वक्त का जो अंतिम पेपर था वो था जियोग्राफी, और पेपर जब मैं देने जाता था उससे पहले मैं आधा घंटा शांत बैठ जाता था पेपर देने से पहले, घर में भी जब निकलता था। उसी वक्त क्या हुआ, जब मैं जियोग्राफी का पेपर देने जा रहा हूं, मैं स्पष्ट मुझे पता चल कि मैं अंदर से छूट गया इस प्रक्रिया से। मुझे कोई रस ही न रहा अब इससे, न कोई लेना देना कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं इसमें तो ठीक है मैं काम करूंगा, अगर सिलेक्ट न हो तो भी मेरा कोई अब लेना देना नहीं। और मुझे स्पष्ट पता चले कि ये मेरी अंतिम परीक्षा, अब कभी भी मेरे जीवन में परीक्षा नहीं आएगी। जिससे मैं जुड़ा हूं कि वो मैंने खत्म होता ही देखा, और इसका जो मुझे आनंद था कि बस इससे मेरा संबंध पूरा हो गया, ये पूरी हो गई बात। अब कैसी घटना बनती है, मैं घर से निकलता हूं, रिक्शा में मैं जा रहा था परीक्षा केंद्र पर, अब बीच में फाटक बंद हो गया तो रिक्शा आगे जा ही नहीं। जब फाटक खुला और मैं पहुंचा जिस कॉलेज में मुझे जाना था, तो आधा घंटा लेट में 20 मिनट जैसा लेट हो गया, तो वो मुझे आने ही न दे अंदर। जो सुपरवाइजर था वो मुझे अंदर आने न दे कि तुम 10 मिनट तक हम आने, आप अलाउड हो, ये तो आपको 20 मिनट्स ऊपर हो गया। मैं उसे कहूं कि भाई मुझे ऐसा हो गया, फाटक के कारण मैं लेट हो गया हूं, फिर एक मेरे फ्रेंड था, इसके कारण मुझे आधा घंटे के बाद मुझे अलाउड किया। आप समझ सकते हो कॉम्पिटिटिव टेस्ट, 1 मार्क आप पीछे जाओ तो आपकी पोस्ट बदल सकती है। समझ लो कि आपके जो मार्क है उस पर 50-50 लोग भी हो सकते हैं 1 मार्क पर, कॉम्पिटिटिव टेस्ट ऑफिसर लेवल के। और मुझे सब लोग, मैं देखूं क्वेश्चन 1 पूरा हो गया है सबका, मैं देखूं कि एक क्वेश्चन तो इन लोगों ने लिख भी लिया है और मेरा तो आधा घंटा लेट। लेकिन उसमें भी मैंने वही काम किया कि मेरी ऐसी ग्रिप थी कि चलो अब तो मेरे पास इतना ही समय है, मुझे कोई वो न रहा, क्योंकि मैंने वही देखा कि चलो मैं आधा घंटा लेट हूं, अब मेरा पेपर कैसा लिखा जाएगा, कैसे लिखूंगा। एकदम भीतर से मैं देखूं कोई मुझे कुछ न ऐसा है कि अब मैं, हाँ एक था कि मैं एक्सपेरिमेंट में पूरा उतरना चाहता था कि परीक्षा जो है तो मैं, अब जो भी हो गया, अभी मेरे पास इतना समय है तो उसमें भी मैं किस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूं, ये मेरे भीतर का भाव था। लेकिन परीक्षा से अब मेरा कोई भीतर से जुड़ाव न था, तो मैंने एकदम स्वस्थता से, और ये मार्गदर्शन बाद में भी मैंने बच्चों को दिया कि कभी भी आपके हाथ में पेपर आ जाए, उसमें मुझे बहुत से ऐसे रहस्य प्राप्त हुए पेपर लिखते वक्त भी, आगे भी ये मैं जान गया था ये बात कि समझ लो जब आप पेपर लिख रहे हो, और ये खाली मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, जीवन के इंसिडेंट्स में भी ये बात काम आएगी। समझ लो कि आप पेपर लिख रहे हो, आपका पेपर एकदम डिफिकल्ट मोस्ट पेपर है जो आप तैयार किया है, उसमें से कुछ आया नहीं। समझ लो कि आप फेल भी हो जाने, ऐसे विचार आते हैं कि फेल हो जाएंगे तो नहीं पास होंगे, ये सारे नकारात्मक विचार है, उसको महत्व नहीं देना है। आप जितना जानते हो उतना पूरा का पूरा आप प्रयत्न करो, जो मैंने किया। और मैं पेपर में एकदम स्वस्थ, जब मैं पेपर में, इतने तक आपको कहूं कि जब मैं पेपर देता था परीक्षक के हाथ में कि ये लो मेरा पेपर पूरा हो गया, 3 घंटा जब पूरा हो जाता है और लेने आता है पेपर, मैं भीतर से एकदम आनंदित, एक अलौकिक उल्लास छूटने का कि बस ये तो बस जीवन का अंतिम ही पेपर था, अब तो ये परीक्षा कभी मैं नहीं दूंगा। तो मैं उसके हाथ में दे रहा हूं, भीतर एक झनकार इस तरह से। और इस पर से एक बात मुझे पता चली, समझ लो कि तुम टेंशन से तुम पेपर दे रहे हो, टेंशन, ये बहुत सूक्ष्म बात है लेकिन है, सच्ची है। तुम्हारा पेपर जब जाएगा तो ऐसे परीक्षक के हाथ में जाएगा कि जो तुम्हारा भाव टेंशन वाला है तो उसका भाव भी टेंशन वाला ही होगा, ये तुम्हारा ऐसा ही परिणाम आएगा। वो जब तुम्हारा पेपर चेक करेगा तो तुम्हारा जो टेंशन है उसका तरंग उस पर असर कर सकता है जहां तुम्हारा पेपर गया है।
बहुत सूक्ष्म है बात, शायद आप न भी मानो, लेकिन ये मेरा अनुभव है। क्योंकि जहां जहां मैंने जिस पेपर्स में स्वस्थता से काम किया था, मेरे आगे के भी अनुभव थे, और मुझे पता ही था कि इसमें मैं जानता ही नहीं, फिर भी मैंने खूब कॉन्फिडेंस से लिखा था। और प्रेम, अब मुझे पता ही था कि इसमें नहीं आने वाले मार्क, फिर भी आराम से लिख कर दिया था। तो ऐसे भी मेरे कई अनुभव थे कि जिसपे मुझे क्लास हाईएस्ट दिया गया था मार्क। तो इसी अनुभव से मैं तो एकदम आराम से पेपर उसे दे दिया, और उसमें भी मुझे अच्छे मार्क्स ही आए, और मैं सिलेक्ट भी हो गया। सेकंड पार्ट में भी मैं इस तरह से सिलेक्ट हो गया। यही जो इंसिडेंस है, ये पेपर का इंसिडेंस है। मैं आपको कहता हूं कि आपको जीवन में कोई भी ऐसा, कोई किसी जगह आपको जाना है, समझ लो कि आप नौकरी के लिए जा रहे हो या किसी और काम के लिए जा रहे हो, समझ लो कोई सरकारी ऑफिस में आपका काम है। अब आप घर से टेंशन से निकले हो, आपके भीतर टेंशन वाले तरंग है, और आप ऑफिस में जाकर बैठोगे, ऑफिसर आपका टेंशन पकड़ लेगा, तो वो और नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप प्रसन्नता से गए हो, खूब उल्लास के साथ गए हो, करके देखना, उल्लास के साथ जाओ, नाच कूद के जाओ पूरा, कि मिले तो भी ठीक, न मिले, तुम्हारी मांग है किसी ऑफिस से कि ये मेरा काम पूरा हो जाए। सच में तो ऐसा होता है कि तुम नाच गाना ठीक से समझ लो, तुम्हारी मांग उसी समय पूरी हो जाती है। जब तुम ऑफिस में पहुंचते हो, कुछ मांग रहती ही नहीं। मेरा जीवन का अपना अनुभव तुमसे कहता हूं, और तुम्हारी वो स्वीकृत हो भी जाती है। ऐसे परिणाम आ सकते हैं पॉजिटिव। ये रहस्य मैं तुम्हें कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि इतनी छोटी छोटी बातों का हमारे जीवन पर असर आता है। फिर हम दोनों भाई चले गए गांधीनगर रहने के लिए। मेरे भाई के लिए वो पहला अनुभव था, क्योंकि वो बड़े भैया थे, उसके साथ ही रहा था। उसके लिए वो पहला अनुभव था कि घर छोड़े, जो घर की सिक्योरिटी थी उसमें से वो बाहर निकल रहा था। और पहली बार ये इस तरह से हम लोग, मेरे लिए पहला अनुभव नहीं था, हम लोग गए रहने के लिए। और उधर भी बहुत, मेरे लिए जो कुछ नया था वो ऐसा नया था कि समझ लो कि गेहूं दड़ाने जाना है। अब हिंदी क्या होता है कि गेहूं का जो लोट दड़ाने हम जाते हैं, उसको आटा बनाने जाते हैं, तो वो वहां हमें जाना पड़ता था। और तब हमारे पास साइकिल वाइकल कोई व्हीकल नहीं था, तो हाथ में डब्बा लेकर हम जाना पड़ता था। वो अनुभव मेरे लिए ग्लोरियस था, क्योंकि पैंट शर्ट ऐसे पहने हो या टी शर्ट ऐसे पहने हो हीरो जैसे, और ऊपर ऐसा डब्बा लेकर जाना पड़े। ये बहुत बेस्ट अनुभव था मेरे लिए कि ना, ये हम दोनों भाइयों ने बहुत प्रेम से किया ये अनुभव। क्योंकि 15 दिन हो जाए गांव खलास, पहले तो हम दोनों भाई रहते तो 15 दिन में गांव खलास, फिर दड़ाने जाओ तुम। और हमें जो मकान मिला था वो एकदम एकांत में था। उस समय में 12 सेक्टर था, मुझे याद है, 12 सेक्टर कैटेगरी, उसमें एक रूम होता है, एक रूम लेटरिन बाथरूम ऐसा होता है, वो मिला था। और पूरा मुझे लगता था कि, याद है मुझे, इस तरह से 7-8 माड़ का वो मकान होता था। उसमें हम लोग सेकंड फ्लोर पर थे। और मुझे तो जब ये मकान मिला, मेरे लिए तो बहुत सुंदर था ये मकान, एक रूम ही था। लेकिन मैं तुम्हें कहूं कि जो मुझे मकान सजाने का भीतर से, और मुझे कैसे एक्सपेरिमेंट पे इंटरेस्ट था, समझ लो कि खिड़की से प्रकाश आ रहा है, तो मैं तब ऐसा प्रयोग में था कि कितना प्रकाश होना चाहिए रूम में, कि ताकि तुम्हारी शक्ति एकदम अंतर्मुख हो सके, तुम एकदम शांति फील कर सको, अनुभव कर सको। इस तरह की मेरी भीतर की एक रिसर्च चल रही थी। अब जब मैं गांव में था या मैं गेस्ट हाउस में था, वहां तो क्या ये प्रयोग करूं। मैं जो एक गांव में था, वहां तो जो मेरा मकान था उसकी एक दीवार ऐसी थी कि आज पड़े कि कल पड़े, तो उसमें तो वो कुछ प्रयोग करने जैसा था। खिड़की थी लेकिन उसमें दरवाजा नहीं था, खिड़की थी लेकिन बंद करने का कोई उपाय ही नहीं था। एक मकान ऐसा था, और दूसरा जो मिला था वो भी ऐसा ही था, और पास में गटर गंदगी। तो मुझे तो ये मकान स्वर्ग लगे, एक रूम वाला मकान मुझे ऐसा लगे कि वाह, इसमें तो भीत में पढ़ने जैसा भी कुछ नहीं, कितनी व्यवस्थित भीत, अच्छा लगे मुझे एकदम। तो मुझे तो भीतर से ऐसा लगे कि इसे किस तरह से सजाऊं। और हमारे पास था कुछ भी नहीं, सजाने में कुछ था नहीं। दो भाइयों का एक एक गधा था, और थोड़े से बर्तन थे, वो भी जो मैंने कलेक्ट किए थे घर चलाने के लिए, वो बर्तन, थोड़ा थोड़ा सामान, एक आध कुर्सी। फिर भी मेरा भाई चला जाए नौकरी पर, अब मैं घर में अकेला। मुझे इतना मजा आया कि पूरा का पूरा समय, कि सारे समय करना क्या। तो मेरे लिए तो अब पूरा अवकाश था, जो मैं करना चाहता, जैसे कि इंटीरियर डेकोरेटर मैं खुद, कि जो
और जितनी चीज वस्तुएं थी मेरे पास, जितनी भी चीज वस्तुएं, तो किचन है तो किचन को किस तरह से अरेंज करना है या किस तरह से रखना है, रूम है तो एक रूम को किस तरह से रखना है, उसमें मैं उसकी जो प्रक्रिया थी उसको स्वच्छ करना, उसे अरेंज करना, ये बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एक क्रिएटिव वर्क है। आप भी इस प्रक्रिया में जाओगे, बहुत प्रफुल्लित हो जाओगे। आपका खाना ही है खाली, आप ठीक से उसे रखना, अपने कपड़े जो भी है, ये एक प्रक्रिया है, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, लेकिन मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा। तो मैं वेल अरेंज कर देता था रूम, फिर मुझे बहुत अच्छा। उसके बाद जो समय था, पूरा का पूरा दिन मेरे पास, तो मेरा जो नृत्य का जो अभ्यास था कुछ उस अभ्यास में मैं इस तरह से जाता था, और वो घटना उधर ही अपने आप स्वयं हो रही थी। मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर था, तो जितने जो भी म्यूजिक मेरे पास था, फिल्म का, गैर फिल्मी, जो भी म्यूजिक मेरे पास था, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, लोक संगीत, ऐसे जो भी संगीत था, उस पर मैं दो तरह से प्रक्रिया में उतरने लगा। एक प्रक्रिया ऐसी थी नृत्य की कि जिसे मैं खूब म्यूजिक कितना ही फास्ट बज रहा हो, मैं शरीर को एकदम आराम से घुमाऊं, या शरीर की जो स्थिति है, एक स्थिति में से दूसरी आना नृत्य में, वो खूब 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 जितना हो सके, मैं उस वक्त ऐसी रिसर्च में था कि कितना शांत नृत्य किया जा सकता है, कितना शांत, कितना धीरे से नृत्य किया जा सकता है। अगर आपने देखा हो तो कल एक नृत्य था, लास्ट नृत्य था आशा भोसले का, पिया बावरी, उसका एक म्यूजिक पीस है, उसमें मैंने थोड़ा ये वर्क किया, थोड़ा, कि जिसमें एकदम धीरे धीरे कदम रख के चलना है, इस तरह, हाँ इस तरह का। तो अब फिल्म में भी आपने देखा होगा कि कई ऐसे फिल्म में भी ऐसे गाने होते हैं कि जिसमें एकदम धीरे धीरे दौड़ दिखाई जाती है, फिल्म को स्पीड कम करके ऐसा दिखाया जाता है। तो उस वक्त में जो नृत्य का अभ्यास करता था, उसमें इस तरह का अभ्यास करता था कि कितना धीरे से मूवमेंट किया जा सकता है, चाहे म्यूजिक फास्ट हो या म्यूजिक हो ही नहीं, कई बार मैं म्यूजिक रखता ही नहीं था, कि कितना धीरे से शरीर को उठाया जा सकता है या शरीर की एक स्थिति में से दूसरी स्थिति में लाया जा सकता है। अब जब ये काम कर रहा था, तब मुझे पूरा जो लास्य नृत्य है भारत में, एक नृत्य बहुत ये पुराना नृत्य है, जो नृत्य कला जो आध्यात्म के साथ जुड़ी थी भारत में, या धर्म के साथ जुड़ी थी, इसका एक महत्वपूर्ण अंग है ये। आगे भी इससे संबंधित कुछ रहस्य कहूंगा। तो लास्य नृत्य, लास्य का अर्थ है शांत। आपको शरीर को गति देनी है, शरीर को गति देनी है। आप कर सकते हो कहीं भी, कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं। समझ लो कि आप एक पेड़ के नीचे खड़े हो। अब जब आपको लगे कि एक स्थिति में रहना डिफिकल्ट है, आप अपने भीतर जा रहे हो और आपको लगे कि नहीं अब पद्मासन नहीं हो रहा है, एक स्थिति में खड़ा नहीं रहा जा सकता या कोई भी आसन में स्थिर नहीं रहा जा सकता, तो ये विधि आपको काम आ सकती है। आप आंखें बंद कर दो और जिस तरह से भीतर का भाव आए, आप हाथ को ऊपर ले जाओ, साइड में ले जाओ, घुमाओ। ये भी प्रक्रिया मैं करवाऊंगा आपसे। तो मैं धीरे धीरे पूरे शरीर को घुमाता था। ये आप अपने इवन रूम में सुबह में आप को लगे कि नहीं बैठा नहीं जा रहा है, रात का अगर आपका डाइट ठीक नहीं होगा, समझ लो कि ऐसा डाइट होगा कि जिसमें शरीर में लैक्टिक एसिड ज्यादा हो गया है, खट्टी छाछ वाली कढ़ी है, बैरन कढ़ी है, ऐसा कुछ आपने खाया है, ज्यादा खा गए हो, छाछ पी ली है ज्यादा, दही खा लिया है, तो भीतर लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा। सुबह में आड़स होगा, थकान सी लगेगी, आप बैठ नहीं पाओगे ठीक से। ये विधि काम आ सकती है। इस पे क्या करना है, 45 डिग्री अंतर रखना है, दो पैर के बीच 45 डिग्री अंतर रखना है, आंखों को बंद कर देना है और शरीर को धीरे धीरे छोड़ते जाना है। हाथ को ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, चेहरा घुमाओ, कितनी तरह से आप मूवमेंट कर सकते हो एक ही जगह पर। वन ऑफ द मेथड इज कि आप एक जगह पर कितनी मूवमेंट शरीर को दे सकते हो और आप देख सकोगे कि मूवमेंट भी हो रही है बॉडी की और भीतर से ध्यान का दिया, ध्यान का प्रकाश भी स्थिर, कि आप भीतर से पूर्ण होशपूर्ण अवस्था में रह सकते हो। तो मैं ये करता था कि कितनी
स्पीड को कम किया जा सकता है। अब जब मैं ये काम करता था, उसके साथ मुझे स्पष्ट होने लगा कि लास्य नृत्य का उद्देश्य क्या था। इस तरह से वर्णन किया है पुराने शास्त्रों में कि शिव ने तांडव किया, पार्वती ने लास्य नृत्य किया। मैं अब आपको समझाता हूं, ये शिव पार्वती बाहर की बात नहीं। शिव भी तुम्हारे भीतर, पार्वती भी तुम्हारे भीतर, तांडव भी तुम्हारे भीतर, लास्य भी तुम्हारे भीतर। करके देखो। पहले आप नृत्य को विग्रस कर दो, फास्ट। जिस तरह से मैं दोनों प्रक्रिया पर काम करता था कि कितना मैं नृत्य को फास्ट कर सकता हूं, कितनी स्पीड में ला सकता हूं। चलो नृत्य को हाथ पैर ऊपर उठाना, नीचे गिराना, पैर को गति देना, कितनी स्पीड। और क्या था कि हम पूरे समझ लो कि परमात्मा जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, वो पूरा जो मकान था उसमें हम 2 भाई और कोई नहीं, और डरे ऐसा क्योंकि आसपास भी कोई नहीं। हम पूरे मकान में पूरा जो फ्लैट था उसमें हम 2 भाई, नीचे कोई नहीं। तो हम जैसे मैं घूमूं, करूं, उछड़ू, कूदूं, कितनी आवाज है, लेकिन नीचे कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं तो ऑब्जेक्शन लेता है कि। और वो कैटेगरी ऐसी थी कि मैं ज्यादा करूं तो मेरा वजन भी इतना था कि वो फ्लोर नीचे भी पड़ सकती। गवर्नमेंट का काम ऐसा होता है, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन ऐसी कैटेगरी ऐसी। तो मैं दोनों ओर जाऊं कि चलो मैं फास्ट नृत्य कितना कर सकता हूं, इतनी सी जो स्पेस थी उसमें कितना फास्ट कर सकता हूं। और जब तुम फास्ट नृत्य करो, फास्ट उसको तांडव को कि एकदम फास्ट नृत्य, मैक्सिमम फास्ट कितना करोगे। चलो तुम नृत्य फास्ट, आप जितना विग्रस नृत्य करोगे समय कम हो जाएगा। देखना, करके देखो। यहां तो ये नृत्य का तुम्हें पूरा साम्राज्य ऐसा खोलता हो कि अब जो मनुष्य को जरूर है वो इस प्रकार के नृत्य की जो टेंशन है किस तरह से निकालना है। चलो तुम्हारी जितनी शारीरिक क्षमता है, म्यूजिक की कोई जरूर नहीं, तुम नाचो, उछड़ो, कूदो, चलो कितनी क्षमता है तुम्हारे पास। एक समय आता है शरीर गिर ही जाता है, उठता ही नहीं, और फिर तुम लेटे रहो जब तक शरीर पूरा आराम न कर ले। तुम अद्भुत शांति का अनुभव करोगे, अद्भुत शांति। फिर उसमें से तुम जगते हो। तो मैं देखता था कि जब उसमें से पूरा शरीर बाहर आ जाता था, अपने आप लास्य नृत्य होता था, अपने आप। मेरी कोई इच्छा नहीं कि मुझे करना है इस तरह से हाथ ऊपर, लेकिन ऐसी एक अंदर से मस्ती आए, अपने आप हाथ उठ जाए, चेहरा ऊपर चला जाए, पूरा शरीर विरलिंग करे। अब जब ये नृत्य का मैं अनुभव कर रहा था, इसके साथ मुझे तांडव और लास्य का रहस्य पूरा खुल गया कि तांडव और लास्य क्या है और इसका धर्म के साथ क्या संबंध है। जिस तरह से तांडव का वर्णन किया है पुराने शास्त्रों में, उसको अगर मैं नया फॉर्म कहूं तो मैं कहता हूं शिव भी तुम स्वयं, शंकर तुम स्वयं। शंकर का एक रूप है अर्धनारेश्वर, कोई पूरा पुरुष नहीं, कोई पूरा स्त्री नहीं, हमारे में दोनों है, पुरुष भी है स्त्री भी है। तो तुम पहले शंकर हो जाओ, तांडव करो, विग्रस, जितना भीतर से मौज तुम्हारी उछलने की, कूदने की, नृत्य करने की। और जब ये नृत्य में से तुम निकल जाते हो, शरीर थक जाता है, तुम पूरा आराम दे दो, उसके बाद जो नृत्य प्रकट होता है भीतर से, तुम्हें कोई जल्दी नहीं रहती। अब नृत्य में कोई गति में रस नहीं रहता। जो मैं तो नृत्य से बहुत जुड़ा जीव था, तो मैं जो पाता था ये दोनों पाता था कि पहले स्पीड एकदम फास्ट कर दो, और फिर जो दूसरा भाग आता था उसमें एकदम शांत। इसमें मैं 2 प्रकार का नृत्य अनुभव करता था। एक जिसमें एक एक मूवमेंट पर मेरा ध्यान हो, एक एक मूवमेंट, कि जैसे समझ लो कि आप हाथ ऊपर उठाते हो तो पूरा भीतर से पता है कि हाँ हाथ ऊपर उठ रहा है, ये अंगुली ऐसे जा रही, ये अंगुली ऐसे, ये हाथ ऐसे जा रहा है। इस तरह से पूरा का पूरा शरीर, पूरा एक एक अंगुली में इस तरह से हिलाऊं, चेहरा हिलाऊं तो पूरा का पूरा ध्यान के साथ कि चलो ये चेहरा मेरा इस तरह से जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अपने आप होता था। और एक इस तरह से जाता था नृत्य में कि कोई छोड़ो, जहां हाथ को जाना हो वहां हाथ को जाने दो, पैर को जाना हो वहां पैर को जाने दो। ये भी एक प्रकार है। अब जब इस प्रकार पर मैं काम करता था और मैं कोई संगीत नहीं रखता था इसमें, तो मैं एक बस चीज आपसे कहूं कि ये बहुत पहले भी मेरे साथ एक घटना हो गई थी कि मैंने ये संगीत आगे सुना था, फिर से वही संगीत मैं सुनने लगा
और धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि मेरा जो संबंध है वो चीन के जो प्राचीन नृत्य है, इसमें ऐसा है, चीन, तिब्बत, थाईलैंड और जापान, इसके कुछ ऐसे नृत्य हैं जिसका बेस ये है कि शरीर को अगर आप मूवमेंट देते रहो, थोड़ी सी हल्की सी मूवमेंट देते रहो, इसका विज्ञान ऐसा है, भारत में भी था, जिसे लास्य कहते हैं, कि शरीर को पूरी की पूरी मूवमेंट देते रहो, हल्की हल्की मूवमेंट देते रहो, तो भीतर आप ध्यान अचल कर सकते हो, ध्यान स्थिर कर सकते हो। या तो इस तरह से कि ध्यान को स्थिर करके अपने भीतर, जहां भी आपको ध्यान को स्थिर करना है वहां स्थिर करके शरीर को मूवमेंट देते रहो। तो जैसे शरीर को मूवमेंट देते रहोगे तो जो विचार की शक्ति है वो शरीर लेता रहेगा, क्रिएटिव एनर्जी हो जाएगी और विचार से शक्ति खींची जा सकती है। तो मैं संगीत ऐसे ही सुनता था और ये जो प्रक्रिया है वो जापान, चीन का जो नृत्य है उसे वो लोग कहते हैं ताई ची, इसका नाम है ताई ची। इस नृत्य का जो प्रकार है इसमें पूरा कॉन्शियसनेस, कि जब नृत्यकार इसमें से निकलता है, और नृत्यकार शब्द भी ठीक नहीं है, जो साधक इस पर काम कर रहा है, नृत्य पर काम कर रहा है, वो पूरा शरीर इस तरह से घुमाता है कि भीतर का जो ध्यान है वो अचल रहे, स्थिर रहे, ध्यान का दिया बुझे नहीं, वो विचार में खो न जाए, कल्पना में खो न जाए। ये इसका मुख्य विज्ञान है। तो ये मुझे भीतर से स्पष्ट होने लगा, मैं जुड़ता गया भीतर से। और ये जो नृत्य कला है, अब इसके साथ मुझे जो एक दर्शन हुआ वो ये हुआ कि देखो, भारत और चीन दोनों में बहुत प्रयोग हुए कलाओं के साथ, दोनों में, जैसे कि चित्र है, नृत्य है, शिल्प है, सब में प्रयोग हुए। लेकिन भारत का जो समय की अवधि है वो ज्यादा है, चीन के पास इतना समय वर्क नहीं हुआ। और क्या फर्क हो जाता है, जैसे कि भारत में आगे लोकशाही, उसके कारण जो कलाएं थी उसके प्रागट्य के लिए बहुत स्कोप रहा, आगे बढ़ने के लिए स्कोप रहा। चीन में आगे सरमुख्त्याचार, तो चीन को दबाया गया। जो धार्मिक भाग था, जो धर्म का विकास है, उसके लिए स्वतंत्रता चाहिए। धर्म को अगर आगे उठाना है, ऊपर उठाना है, तो उसके लिए स्वतंत्रता चाहिए, संपूर्ण स्वतंत्रता। और सरमुख्त्यारशाही में क्या होता है कि समझ लो कि जो नागरिक है उसे इस तरह की आवाज उठाने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। जब व्यक्ति स्वतंत्र होता जाता है भीतर से, तो स्वतंत्रता का संदेश आएगा, भीतर से स्वतंत्रता का संदेश है। सारी विद्या है धर्म के साथ जुड़ी हुई, वो मनुष्य किस तरह से अपने से मुक्त हो। मैं नहीं कहता कि बाहर से मुक्त होने से तुम मुक्त हो जाओगे। जो हमें मुक्त होना है वो हमारे भीतर की जो वृत्ति है, भीतर के जो विचार है, उदार विचार है, उदार भाव है, उससे मुक्त होना है। लेकिन जब ये घटना होती है व्यक्ति के साथ, तो उसका संदेश मुक्ति का हो जाता है। अब चीन में आ गई सरमुख्त्यारशाही, इसके कारण विज्ञान कुचल गया। बहुत अद्भुत विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान के प्रयोग चीन में हुए, जाता कहीं भी नहीं। देखो, मैं था गांधीनगर कैटेगरी के एक छोटे से रूम में, ये बात मैंने वहां पकड़ ली कि ये, और मैं ये रहस्य इसलिए कहता हूं, आगे भी कहता जाऊंगा कि ये जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है, जरूरी नहीं कि तुम कोई किताब ढूंढो तब तुम्हें यह प्राप्त होता है ना। तुम स्वयं, तुम्हारे पास खजाना है, खजाना। जैसे तुम्हारे भीतर काम करते जाओगे, और तुम्हारा अपना स्वयं का रस, जो तुम्हारा सहज रस है, उसमें जैसे तुम डूबते जाते हो, तो तुम इस तरह के जो भी रहस्य है उसको प्राप्त कर सकते हो। तो चीन की जो पूरी नृत्य कला में मेरे समझ में आए कि क्या नृत्य कला है। फिर इसके साथ चीन की जो नृत्य कला है उसके संबंधित में एक बात भी कहूं कि जो चीन, थाईलैंड, तिब्बत, जापान,
ये जो प्रदेश है इसमें एक थिएटर होता है, एक थिएटर। ये भी बहुत, जिस तरह से मंदिर हम कहे कि जिस तरह से मंदिर होता है, इस तरह से इसका एक आध्यात्मिक थिएटर होता है। इसमें क्या होता है कि नृत्यकार कि अपना जो नृत्य से संदेश देना चाहता है, ये प्रयोग ऐसा होता है कि 4 नृत्यांगना होती है, 4 नृत्यांगना, स्त्री नृत्यांगना, ये इसको प्रकट करती है। पुरुष भी करता है, ऐसे जरूरी नहीं कि स्त्री, पुरुष भी करता है, लेकिन जो विधि है वो इस तरह की है कि स्त्री नृत्यांगना इस तरह का लास्य ताइची नृत्य प्रकट करती है प्रेक्षकों के आगे। वो उसकी संख्या 4 से 6 होती है, और उसका जो थिएटर होता है वो किस तरह का होता है, जिसका पीछे का कर्टेन होता है, जो पर्दा होता है, उसका रंग होता है आकाश के रंग का, या तो ग्रीन या ब्लू, जनरली ऐसा रंग भी होता है। कई बार ऐसे प्रयोग होते हैं कि जिसमें पिंक या रेड, इस कलर को भी महत्व दिया जाता है, लेकिन सामान्य जो पीछे का पर्दा होता है वो आकाश के रंग का होता है, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, और उसके आगे 4 नृत्यांगना होती है जिसका पूरा शरीर ढंका हुआ होता है, पूरा का पूरा शरीर। इसमें शक्यतम जो हाथ होते हैं उसमें भी सॉक्स पहनाए जाते हैं, जो पुराने नृत्य थे उसमें सॉक्स पहनाए जाते थे, खुले नहीं रखते थे हाथ, और पूरा श्रृंगार जो होता है कपड़ों का वो एकदम अट्रैक्टिव होता है, एकदम अट्रैक्टिव। उसका एक ही कारण है कि जब दर्शक इस तरह का कॉस्ट्यूम देखता है तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कॉस्ट्यूम पर जो लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, उसके कारण तुम्हारी जो विचारों की धारा होती है, जो पुराना मन होता है या भीतर जो विचार चलते हैं, वो दर्शन की शक्ति है कि नृत्य का दर्शन करने जब प्रेक्षक बैठता है तो उसको तोड़ देता है, विचार की शक्ति को तोड़ देता है, पुरानी जो विचार की धारा चलती है उसे तोड़ देता है। तो उसका जो कॉस्ट्यूम का रंग होता है एकदम डार्क और एकदम सुंदर, जैसे कि चड़कता हुआ वस्त्र होता है और कलरफुल वस्त्र होता है। इसका कारण इतना ही है कि ये जो कलरफुल वस्त्र होता है या चड़कता वस्त्र होता है, इसकी एक सूक्ष्म तरंग तुम तक पहुंचती है, वो तुम्हें प्रगाढ़, जैसे जैसे तुम डूबते जाते हो उस नृत्य में, प्रगाढ़ आनंद की ओर ले जाती है, प्रसन्नता की ओर ले जाती है। इस तरह का कॉस्ट्यूम का रंग होता है। और थिएटर भी ऐसा होता है कि जिसमें समझ लो कि नृत्यकार अपना हाथ ऊपर करता है तो बस ऊपर 1-8 फुट की जगह हो, उतना ही ऊंचाई होती है कि उसका हाथ ऊपर का जो सीलिंग होता है उसे छू न जाए, बस उतना ही उसमें अवकाश रहता है। क्योंकि ये जो थिएटर का पूरा जो थिएटर होता है जहां नृत्य प्रकट होता है उसे बहुत स्कोप नहीं दिया जाता, ये भी वैज्ञानिक है, क्योंकि जितने स्पेस में शरीर मूवमेंट कर सकता है, शरीर उतनी स्पेस दी जाती है। दर्शक उतना ही देख सकता है कि इतनी स्पेस में शरीर घूम सकता है। और जो लेंथ होती है पूरी की पूरी लेंथ, वो 4 और 6 नृत्यांगनाओं से वो पूरी की जाती है। उससे ज्यादा लेंथ भी नहीं मिलती, उससे ज्यादा हाइट भी नहीं मिलती, क्योंकि आपकी आंख कहीं भी जाए, जैसे कि एक नृत्यांगना को छोड़ के आप दूसरे को देखते हो तो वो भी एकदम होशपूर्ण अवस्था में, ध्यानस्थ अवस्था में अपने शरीर को घुमाती है, हर मूवमेंट को पूरी ध्यानस्थ अवस्था में ले जाती है। वहां बहुत फर्क पड़ जाता है कि तुम किसका नृत्य देखते हो। जब नृत्यकार का केंद्र बाहर है, आकर्षण करना उसका केंद्र है, तो उसका केंद्र हो जाएगा सेक्स सेंटर। तो जो दर्शनार्थी है वो भी उसी सेंटर पर आ जाएगा, जहां जो नृत्य प्रस्तुत करता है उसका जो भी सेंटर, उसे अगर आकर्षित करने का भाव है प्रेक्षक को, तो जो प्रेक्षक है उसका केंद्र भी, क्योंकि दोनों एक वेवलेंथ पर चलेगा, प्रेक्षक और जो नृत्य करता है दोनों एक केंद्र पर चलेगा। और इसका जो विज्ञान है चाइनीज नृत्यों का, वो है शरीर को एकदम ध्यानस्थ अवस्था भीतर रखकर घुमाना है, ध्यान को छोड़ना नहीं है एक भी मूवमेंट पे, क्योंकि ये सारी नृत्य कला जुड़ती है आध्यात्म के साथ, चिन्ह में भी। और जो प्रेक्षक होता है उसका जो हॉल होता है वो भी एकदम वैज्ञानिक ढब से होता है, एकदम बड़ा भी नहीं, एकदम छोटा भी नहीं, एकदम मध्यम। और
इसका दर्शन जो करते हैं जो प्रेक्षक, वो प्रेक्षक साधक होते हैं। तो इस प्रक्रिया में ऐसा होता है कि समझ लो, जब साधक नृत्य को दर्शन करता है, कोई भी साधक जो साधना से जुड़ा है, जो अपने को भीतर से जानने की कोशिश में है, खोया खोया नहीं, संसारी नहीं, लेकिन जो साधक अपने भीतर अपने को खोज रहा है, ध्यान की विधियों से जुड़ा है, वो जब दर्शन करेगा नृत्य का या संगीत को सुनेगा, तो संगीतकार अलग ही स्पेस भीतर फील करेगा, क्योंकि जो प्रेक्षक है, देखने वाला, वो अपने केंद्र पर काम कर रहा है, तो उससे जो माहौल पैदा होगा, वो खोया हुआ प्रेक्षक जब देखता है या सुनता है, उसमें तुम वो माहौल नहीं मिलता तुम्हें। तो ये जो सारी प्रक्रिया थी, वो थी साधकों के लिए, कि साधक बैठते थे, जिसे नृत्य प्रकट करना है वो स्टेज पर है, जिसे नृत्य प्रकट नहीं करना है, दर्शन में रस है या स्थिर विधि से ध्यान में जाने में रस है, वो अपनी खुली आंख रख के देखते थे। ये भारत में भी ये विधि थी। तो इसमें क्या होता है कि जो नृत्यकार नृत्य प्रकट करता है, होशपूर्ण अवस्था में नृत्य प्रकट करता है, देखने वाला होशपूर्ण अवस्था में नृत्य को देखता है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों की जो आवृत्ति है, भीतर की आत्मा की आवृत्ति है, वो जो उच्च कोटि की आत्मा है, उससे संपर्क बनता जाता है। जो रचनात्मक आत्मा है, दिव्य आत्मा है, दिव्य लोक की आत्मा है, ऊपर की आत्मा है, उससे संपर्क बनता है। तो धीरे धीरे नृत्यकार के नृत्य से और दर्शनार्थी के दर्शन से, ये दोनों की आवृत्ति एक होने के कारण, और इतने प्रेक्षक, इतने नृत्यकार, इससे जो ऊपर की आत्माओं को अपना रचनात्मक जो संदेश है वो पहुंचाने में, धरती पर पहुंचाने में भी बहुत आसानी हो जाती है। ये चीन का अपना विज्ञान था, जापान का अपना विज्ञान था, लेकिन चीन में सरमुख अरसाई आने के कारण ऐसी जो प्रक्रियाएं थी वो दब गई। लेकिन अभी भी वक्त है कि चीन में ऐसे जो प्रयोग हुए, क्योंकि जैसे जैसे तुम अपनी साधना में डूबते जाते हो और तुम्हारी सहजता, तो जो जो प्रयोग जहां हुए तुम उसे पकड़ सकते हो कि इसका विज्ञान ऐसा है। कोई जरूरी नहीं कि तुम चीन की यात्रा में जाओ या जापान की यात्रा में जाओ तब तुम्हें यह रहस्य हाथ में आता है, जरूरी नहीं। क्योंकि ये जो संगीत उतरता है, जब साधक संगीत में डूबता है, जैसे जैसे डूबता जाता है, उसे पता चलता है कि ऐसी ऐसी कई धुन है जो अपने आप उतरती आती है अपने। चीन में आप देखो तो चीन का जो संगीत है, उसके जो मुख्य राग है, उसके जो ताइची नृत्य में बजाए जाते हैं या उसका संगीत का मुख्य राग है, वो भारत के उत्तर प्रदेश का जो संगीत है, जैसे कि दुर्गा राग है, पहाड़ी राग है, भूपाली राग है, इससे बहुत मिलता जुलता है। बहुत मेघ है, वृंदावनी सारंग है, इस तरह की जो भारत के जो राग है उससे मिलता जुलता है। फिर इसका जो संगीत है, चीन का संगीत, वो भारत का संगीत है। संतूर, अगर आपने सुना हो, शिव कुमार शर्मा बजाते हैं संतूर, तो ये जो संतूर की आवाज है इससे भी मीठा चीन का संगीत जो है, जो संगीत वो इससे भी बहुत मीठा संगीत होता है कि जो ध्वनि होती है वो एकदम शांत कर देती है। भीतर की जो आवाज है, कोलाहल है। तो ये जो श्रवण है, संगीत है किस लिए? संगीत की जो खोज है, तो हमारा जो विचार है वो है क्या? प्रकाश और ध्वनि, मुख्य प्रकाश और ध्वनि। तो ध्वनि, अगर शांत ध्वनि आप सुनोगे तो विचार बिखर जाएगा, आपके भीतर स्वच्छ अवकाश पैदा होता जाएगा। ये संगीत और नृत्य का विज्ञान था। दर्शन का विज्ञान जो है वो इसके साथ जुड़ा है कि संगीत अगर आप शांत सुनोगे तो आपके भीतर भी एक शांति उतरने लगी। आप करना प्रयोग, अलग अलग प्रकार के जो संगीत है, पाश्चात्य संगीत है, इंडियन संगीत है, चाइनीज संगीत है, उसको अगर आप सुनते जाओगे आपको पता चलेगा कि जहां धर्म के साथ संगीत को जोड़ा गया, जहां भीतर से जगाने, शक्ति को जगाने के लिए, या भीतर की जो कोलाहल है, भीतर का कोलाहल, उसे शांत करने के लिए जो संगीत है, वो संगीत एकदम शांत संगीत है जिसमें आलाप आता है धीरे से। और आप देखना
जब तक आप भीतर से अशांत हो, आपको शास्त्रीय संगीत छू नहीं सकेगा। देखना आप ठीक से, आज भी आप पश्चिम में देखो, बहुत से लोग हैं, आप उसका संगीत देखो, शोर बकोर, धड़ा धूम धड़ाका, तुम्हें बीच में कुछ सोचने का समझने का कोई स्कोप ही नहीं रहता, ऐसा ऐसा धड़ा धड़ी। लेकिन उसमें भी अब ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे उन लोगों की भी यात्रा आगे जा रही है, वो इंडियन संगीत में बहुत रस लेने लगे। ऐसा कि जितने भारत के स्टूडेंट हो, उतने ही पाश्चात्य संस्कृति के स्टूडेंट आ रहे हैं। अभी वो भी राग सीख रहे हैं। रविशंकर जब फॉरेन चले गए तो वहां भी अब उस जो भारतीय संगीत है उसके क्लासेस यहां से ज्यादा आर्टिस्ट को अब वहां स्कोप है। भारत में उतना स्कोप नहीं। अगर पॉप वाला यहां आ जाएगा तो यहां उसे ज्यादा स्कोप मिलेगा, उसे पता नहीं। अमेरिका से ज्यादा यहां मिल सकता है उसे स्कोप, क्योंकि पॉप में हम ज्यादा इंटरेस्टेड। और जो पॉप कर चुके उसमें से अब उब रहे हैं, उसे अब शांति चाहिए कि ना ना ये तो अशांति हो रही है, भीतर अशांति और शोर बकोर बढ़ रहा है, भीतर का शक्ति नीचे खींच रही है। तो नीचे क्या है, नीचे जैसे जैसे आप नीचे डूबते जाओगे, खाई में जैसे हम पड़ रहे हो, ऐसा अनुभव है। तो जो शक्ति ऊपर उठ रही है वो भारत का संगीत खोज रही है, उसके पीछे अब दीवानी हो रही है। वहां भी ऐसा है, ऐसे आर्टिस्ट है जो इंडियन डांस है, इंडियन म्यूजिक है, उसके पीछे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैंने एक फिल्म देखी, एंटर द ड्रैगन, ब्रूस ली की, बहुत फेमस मूवी थी उस समय की। मैं ये इसलिए कह रहा हूं संगीत के कारण। तो वही संगीत एंटर द ड्रैगन में जो मैंने बिना टेप रिकॉर्डर सुना था, उसका टाइटल म्यूजिक जब पड़ता है, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मेरा उस संगीत से इतना लगाव था। और बीच में कई कई जगह वो जो संगीत है उसके पीस है पूरे एंटर द ड्रैगन में। अब मेरे पास तो उस समय न कोई इंटरनेट था, न कोई कंप्यूटर से मैं कोई खोज सकता था, मार्केट में तो वो अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी नहीं मिल सकता था उस समय, तो चाइना की तो बात ही कहा। लेकिन जब मैंने ये फिल्म देखी एंटर द ड्रैगन, और मैंने कई बार ये फिल्म देखी, खाली ब्रूस ली के लिए नहीं, ब्रूस ली भी मेरा प्रिय उसकी जो मूवमेंट थी फाइट में वो भी मेरा प्रिय था। वो उसका जो वर्किंग था फाइट में, या जो जिम्नास्टिक का जो वर्किंग था उसका, वो देखने का भी मुझे बहुत आकर्षण रहता था। लेकिन उसका संगीत जो था, जो चाइना से चाइनीज संगीत का उसमें बहुत उपयोग है कई जगह। थाईलैंड का चाइनीज का जो संगीत है, चाइना का जो संगीत है, उसको सुनने के लिए भी मैंने अनेक बार ये फिल्म देखी। और जब वो मैं आंख बंद कर देता था उसको सुनने के लिए, पीने के लिए। और वो सेम संगीत जो मैंने बिना टेप रिकॉर्डर सुना। तो इस तरह से हम ऐसे जो दिव्य प्रयोग हुए इस पृथ्वी पर, तुम जैसे अपने में डूबते जाते हो, तुम ऐसे सारे रहस्य प्राप्त कर सकते हो। ओम शांति शांति शांति। हमारे भीतर हम सदा शांति का अनुभव करते रहें, हमारे बाहर हम सदा शांति का अनुभव करते रहें, सर्वत्र सर्व सदा शांति का अनुभव करते रहें। मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करे, अस्तु।